हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा से ही आपको फ्री एजुकेशन देता आया है और आगे भी देता रहेगा। लेकिन अब जो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आया है वो कुछ नया है। आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स अब आपके लिए लेकर आया है बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। भाई बुक तो हमने बना दी, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आपको और भी ज़्यादा आसानी हो पढ़ने के लिए, तो इसलिए हमने इन बुक्स को अलग अलग कैटेगरीज में बनाया है। अब इन कैटेगरीज को हम समझते हैं कि ये क्या है। जैसे कि हम अभी कर रहे हैं सैम्पल पेपर, आप देख ही रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स का सैम्पल पेपर है। तो हम कर रहे हैं, हमारे पास एक बुक है हमारी पूरी, जिसमें हमारे सैम्पल पेपर सोल्यूशन हिंदी कोर्स ए 10th का हमारा ये पूरा रहेगा। फिर उसी के बाद हमारे पास एक बुक है हमारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो हमारी जो बुक है आपकी क्षितिज कृतिका, उसके भी जितने भी चैप्टर हैं उनके एनसीईआरटी सॉल्यूशन हमारी एक बुक के अंदर रहेंगे। वो बुक हमारी कहलाएगी एनसीईआरटी सॉल्यूशन हिंदी ई कोर्स ए की बुक हमारी रहेगी। फिर उसके बाद हमने अभी रिसेंटली किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो एक बुक हमारी रहेगी जिसमें हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सभी के सॉल्यूशंस रहेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी की बुक हमने आपके लिए रेडी कर दी है। अब करना क्या है आपको, अब आपको इसे प्राप्त करना है और अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है। तो जब अच्छे से करनी है तो बुक लेनी पड़ेगी। तो कैसे मिलेगी ये बुक, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे ये आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक फॉर्म आएगा। उस फॉर्म को फिल करिए, सबमिट कर दीजिए। जल्द ही हमारा एक टीम मेंबर आपसे इस बुक के रिगार्डिंग बात करेगा। तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आ जाते हैं आज के वीडियो पर। तो आज का वीडियो जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर सॉल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर नंबर 6 है। तो अभी तक हम 5 सैम्पल पेपर कर चुके हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि भाई हम इतने सारे सैम्पल पेपर करें क्यों, ये प्रैक्टिस है, मस्ट बहुत ज़रूरी है। आप अभी तक सारे चैप्टर समझ चुके हैं, तो ये एक तरीके से इस चैप्टर का मिला जुला के आपका रिवीजन हो रहा है। रिवीजन के साथ ही साथ आप एग्ज़ाम के पैटर्न से हैबिचुअल हो रहे हैं। उसके अलावा आपकी राइटिंग स्पीड इन्हांस हो रही है, आपकी मिस्टेक्स हट रही हैं, आपकी राइटिंग अच्छी हो रही है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इनकी प्रैक्टिस करने से, और आप इसको पूरा एग्ज़ाम तक आप जो है इसको सॉल्व करते रहिए, तो इससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी बहुत अच्छे से। तो शुरू करते हैं आज का पेपर नंबर 6। जब पेपर हमारे सामने आता है तो कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, चलिए देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले आपके सामने 3 घंटे का समय है, 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, ये हम सभी को पता है। क्या है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, का और खा। का में हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न है और खा में हमारे पास वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी कि पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। प्रश्न पत्र के दोनों खंडों के प्रश्नों की संख्या 17 है और सभी प्रश्न अनिवार्य है। मतलब पूरे क्वेश्चन पेपर में 17 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और सभी प्रश्न आपको करने हैं। यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार देने हैं, यानी कि हमें सीक्वेंस में इन सभी के आंसर्स देने हैं। खंड का में हमारे पास, यानी खंड का जो हमारा बहुविकल्पीय वाला सेक्शन है, इसमें हमसे 10 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 49 यानी कि 49 है। लेकिन इसमें से हमें करने कितने हैं, सिर्फ 40 करने हैं। अब 40 ऐसे भी नहीं कि कोई भी कर लिए, आपके सामने निर्देश दिए हुए हैं, उन्हीं निर्देशों के अनुसार से आपको 40 प्रश्न करने हैं। खंड खा में कुल 7 प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प दिए गए हैं। खंड खा जो हमारा वर्णनात्मक सेक्शन है, उसमें हमारे 7 क्वेश्चंस हैं, सभी के साथ आपका विकल्प मौजूद है। निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर हमें देने। तो पूरे 7 प्रश्न करने हैं, सभी विकल्प दिए गए हैं, विकल्पों को ध्यान में रखते हुए हमको उत्तर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले खंड का से। खंड का में हमारे पास में आ रहा है बहुविकल्पीय प्रश्न का खंड का है। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो हमारे पास एक अपठित गद्यांश आ रहा है, उसको हमें पढ़ना है, उस पर आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं और 5 के प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। ये है हमारा 5 मार्क्स का है, 5 प्रश्न है, 1 नंबर का 1 प्रश्न है। क्या है, भारत में विभिन्न भाषा भाषी धर्म एवं संप्रदायों के लोग रहते हैं, अतः अपने अपने क्षेत्रों भाषाओं आदि के कारण क्षेत्रीयतावाद का पनपना स्वाभाविक है। क्षेत्रीयतावाद यदि राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा किए बिना क्षेत्रीय समस्याओं के निराकरण एवं क्षेत्र के विकास के लिए किया जाए तो यह राष्ट्रीय एकता को कोई खतरा नहीं है। मतलब हमारा क्षेत्र ज़्यादा बेटर है या ये, तो ये क्या है, हम अलग अलग क्षेत्र के लोग रहते हैं तो क्षेत्रीयवाद तो पनपता है।
लेकिन अगर उस क्षेत्रीयवाद को हम राष्ट्र के लिए कार्य करेंगे, हमें अपने क्षेत्र को ज़्यादा अच्छा करना है, हमें डेवलप करना है, सब कुछ करना है, तो ये कभी भी हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा नहीं बनेगा, क्योंकि सभी क्षेत्र अपने अपने डेवलपमेंट की तरफ अगर काम करेंगे तो ये जाहिर सी बात है राष्ट्र की उन्नति के लिए ही कार्य होगा। वस्तुतः क्षेत्रीयवाद भारतीय संविधान के दायरे में भी होना चाहिए। क्षेत्रीयतावाद एवं राष्ट्रवाद के सुंदर समायोजन से राष्ट्रीय एकता की कड़ी और मजबूत होती है। प्रत्येक क्षेत्र के लोग यदि अपने अपने ढंग से स्वप्न देखना प्रारंभ कर दें और साधना की अपनी अपनी राह पकड़ लें तो राष्ट्र की एकता खतरे में पड़ जाएगी। मतलब सब अपने अपने रिश्ते चले तो फिर एकता गड़बड़ हो जाती है ना। हमें क्या करना है, हमें सब कुछ को सबको मिला के तब आगे बढ़ना होता है। राष्ट्र का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, विशृंखल टूट जाएंगे तथा नीड़ के तिनकों की तरह बिखर जाएंगे। क्षेत्रीयतावाद पर लगाम लगाना हमारे लिए आज एक बड़ी चुनौती है। किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की सुदृढ़ता के लिए आवश्यक है कि उसकी एकता और अखंडता पर आंच ना आए। तो यहाँ पर क्षेत्रीयतावाद के बारे में हमने बात किया, जो किस तरीके से राष्ट्र की एकता के लिए हमें काम करना चाहिए, ना कि उसकी खंड करने के लिए कार्य होना चाहिए। तो पहला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि भारत में कैसे लोग रहते हैं, विभिन्न भाषा भाषी, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न संप्रदायों के या से भी। तो यहाँ पर हमें बोलेंगे कि ये सभी सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन लगेगा ये सभी। नेक्स्ट आते हैं, गद्यांश के आधार पर बताइए कि प्रत्येक क्षेत्र के लोग द्वारा अपने अपने ढंग से स्वप्न देखने और साधनारत हो जाने का क्या परिणाम होगा। अगर सब लोग अपने अपने क्षेत्र के सपने में स्वप्न देखेंगे और उसी की साधना करेंगे तो क्या होगा। राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ जाएगी, राष्ट्र का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, खा या भाषाओं का विकास होगा। तो क्या होगा, अगर हम देखेंगे सब अपने अपने क्षेत्र के बारे में सोचेंगे और उसी में साधनारत रहेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा कि राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ेगी और राष्ट्र का विकास भी अवरुद्ध होगा। क्योंकि हमें सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में नहीं देखना, हमें ये देखना है कि हमारे की वजह से दूसरे को नुकसान नहीं हो, दूसरा क्षेत्र भी डेवलप कर पाए। तो इसलिए रईस दोनों का अगर हम खाली अपने बारे में सोचेंगे तो राष्ट्र की एकता और विकास दोनों ही अवरुद्ध होंगे। नेक्स्ट है, किसके समायोजन से राष्ट्रीय एकता की कड़ी और मजबूत होती है। किसके समायोजन से? क्षेत्रीयवाद एवं राष्ट्रवाद के सुंदर समायोजन से, राष्ट्र और क्षेत्रों के समायोजन से, गांवों के समायोजन से, या इनमें से कोई नहीं। तो किनसे जो है वो राष्ट्रीय एकता की कड़ी मजबूत होगी? वो है हमारा क्षेत्रीयवाद तावाद और राष्ट्रवाद के सुंदर समायोजन। भाई क्षेत्रीयवाद रहे लेकिन उसमें राष्ट्रवाद भी मिला रहे, तब ही ये कड़ी मजबूत होगी। नेक्स्ट आते हैं, गद्यांश के आधार पर बताइए कि राष्ट्रीय एकता को कब खतरे से बचाया जा सकता है। हम कैसे बचा सकते हैं? क्या है? क्षेत्रीयतावाद यदि राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा किए बिना क्षेत्रीय समस्याओं के निराकरण के लिए किया जाए तब। क्षेत्रीयतावाद यदि क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया जाए तब। खा दोनों या विसंग होकर टूटने पर। तो यहाँ पर राष्ट्रीय एकता को कब खतरे से बचाया जा सकता है? जब हमारा का और खा दोनों हो, अर्थात क्षेत्रीयवाद राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा किए बिना क्षेत्रीय समस्याओं का निराकरण करे। मतलब क्षेत्रीय समस्याएं जो कुछ भी हैं वो राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर निराकरण किया जाए तब। और क्षेत्रीयवाद यदि क्षेत्र के विकास के लिए किया जाए, और क्या हो, उस क्षेत्र के विकास के लिए किया जाए तब। नेक्स्ट आते हैं, गद्यांश के आधार पर बताइए कि क्षेत्रीयतावाद किसके दायरे में होना चाहिए। भारतीय संविधान के, राष्ट्र के, समायोजन के, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके दायरे में बताया है? वो है संविधान के दायरे में होना चाहिए। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 1 हमारा यहाँ समाप्त होता है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 में क्या है? निम्नलिखित दो पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। अब हमारे पास क्या दिया गया है? 2 पद्यांश दिए गए हैं। इन दोनों पद्यांशों में से हमें कोई एक पद्यांश करना है, और एक पद्यांश है हमारा 5 मार्क्स का। इसमें हमारे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 मार्क्स ईच। तो पहला पद्यांश करते हैं। क्या है? एकता में है ताकत मेरे साथियों, देश को जरूरत है मेरे साथियों। तोड़ो मजहब की जंजीरों दीवार को, एकता ही मिलाती है संसार को। एकता की है कीमत मेरे साथियों, देश को जरूरत है मेरे साथियों। जब सभी की रगों में लहू लाल है, जाति बंधन का फिर क्यों ये बिछा जाल है।
एक है सभी की इज्जत मेरे साथियों, देश को जरूरत है मेरे साथियों। हम सभी आजादी लुटने न देंगे, इधर उंगली दुश्मन की उठने न देंगे। जान अपनी भारत साथियों, देश को जरूरत है साथियों। एकता में है ताकत मेरे साथियों, देश को जरूरत मेरे साथियों। तो यहाँ पर हमारा देश किस तरीके से अलग अलग जाति धर्म का है, तो हमें भेदभाव नहीं करना। जब हमारी रगों में खून ही एक जैसा बहता है तो हम क्यों यहाँ पर इस तरीके से भेदभाव रखें। इस एकता की ज़रूरत है हमारे देश को, हमको ज़रूरत है, क्योंकि इसी से हमारा देश आगे बढ़ेगा। इस पर हमारा प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश में कवि किसे संबोधित कर रहा है? भारतवासियों को, दुश्मनों को, मनुष्य को, या इनमें से कोई नहीं? तो कवि ने किसको संबोधित किया है? वो है देशवासियों यानी कि भारतवासियों को। नेक्स्ट है, काव्यांश में किसकी दीवार तोड़ने का आह्वान किया गया है? धर्म की दीवार, एकता की दीवार, कर्म की दीवार, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी दीवार तोड़ी जा रही है? वो है आपकी धर्म की दीवार। धर्म के कारण ही हम अलग अलग जो है जातियों में बंट जाते हैं, तो वो हमें दीवार तोड़नी है। नेक्स्ट आते हैं, जब सभी की रगों में लहू लाल है, पंक्ति से कवि का क्या आशय है? जब उन्होंने बोला कि जब सभी के रगों में लहू लाल है, तो इससे कवि क्या कहना चाहते हैं? सभी समान हैं, सभी अलग अलग हैं, सभी बंधन में बंधे हैं, या ये सभी? तो यहाँ पर कवि इसके माध्यम से कहते हैं कि सभी समान हैं। जब हमारे रगों में ही खून लाल है तो इसका मतलब हम सभी एक जैसे ही हैं, यानी कि समान हैं। नेक्स्ट है, प्रस्तुत काव्यांश किस विषय से संबंधित है? ये काव्यांश किस विषय से संबंधित है? एकता से, जाति बंधन से, मजहब से, या स्वतंत्रता से? तो ये पूरा गद्यांश हमारा एकता से संबंधित है, अर्थात हमें एकता बनाए रखनी है, ये संदेश इसमें दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, काव्यांश के आधार पर बताइए कि दुश्मन को अंगुली उठाने से कैसे रोकेंगे? हम किस तरीके से दुश्मन हम पर उंगली ना उठाए हम उसे रोकेंगे? दुश्मन को मारकर, दुश्मन से लड़कर, दुश्मन को आगे बढ़ने से रोककर, या इनमें से कोई नहीं? तो हमें ये पद्यांश के हिसाब से जवाब देना है। तो वो क्या है? वो है दुश्मन को आगे बढ़ने से रोककर। ये पद्यांश में दिया गया। नेक्स्ट आते हैं, अब हमारे पास में हमारा दूसरा काव्यांश है, इसको पढ़ेंगे और फिर इस पे आधारित प्रश्नों को करेंगे। क्या है? जय बोलो उस धीर व्रती की, जिसने सोता देश जगाया, जिसने मिट्टी के पुतलों को वीरों का बाना पहनाया, जिसने आजादी लेने की एक निराली राह निकाली और स्वयं उस पर चलने में जिसमें अपना शीश चढ़ाया। घृणा मिटाने को दुनिया में लिखा लहू से जिसने अपने, जो कि तुम्हारे हित विष घोले तुम उसके हित अमृत घोलो। कहीं बेड़ियां और हथकड़ियां हर्ष मनाओ मंगल गाओ, किंतु जहां पर लक्ष्य नहीं आगे पथ पर पांव बढ़ाओ। आजादी व मूर्ति नहीं जो बैठी रहती मंदिर में, उसकी पूजा करनी है तो नक्षत्रों से होड़ लगाओ। हल्का फूल नहीं आजादी वह है भारी जिम्मेदारी। तो किस तरीके से हमारे देश की आज़ादी के समय के लोगों को प्रेरित करने के लिए कविता लिखी गई है कि इसके लिए बहुत सारे बलिदान करने पड़ते हैं हमें, ये हमें इस कविता में बताया गया है। अब इस पर आधारित प्रश्न क्या है? काव्यांश के आधार पर बताइए कि सोता देश किसने जगाया है? कौन है वो? धीर व्रती ने, पुतलों ने, वीरों ने, या ये सभी ने? तो किसने जगाया? वो है धीर व्रती ने। फिर है, प्रस्तुत कविता किसे केंद्र में रखकर लिखी गई है? नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को, महात्मा गांधी को, या सरदार पटेल को? तो धीर व्रती किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? वो इस्तेमाल किया गया है महात्मा गांधी जी के लिए, कि किस तरीके से उस धीर गंभीर व्यक्ति ने अपने व्रत जो लिया उसने इस देश को आज़ाद कराने के लिए और लोगों को प्रेरित किया, वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या है? हम धीर व्रती किसको बोल रहे हैं? महात्मा गांधी जी को बोल रहे हैं। नेक्स्ट है, काव्यांश के आधार पर बताइए कि आज़ादी को कैसी जिम्मेदारी बताया गया है? भारी, हल्की, निराली, या ये सभी? तो आज़ादी को जिम्मेदारी बताया गया है वो है भारी। क्यों? क्योंकि अपोजिट है, हल्की नहीं है ये, तो यानी कि कैसी है फिर? वो भारी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है, सोता देश जगाया से क्या आशय है? यहाँ पर जो बोला है सोता देश जगाया, भाई सभी थे, सभी इस देश में थे, लेकिन लोग इतने ज़्यादा आतुर नहीं थे स्वतंत्रता पाने के लिए।
तो उसको किसने जगाया, ये यहाँ पर बताया गया है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर बताना है। परतंत्र देश की स्वतंत्रता की प्रेरणा दी, नास्तिकों को आस्तिक बनाया, अधार्मिकों को धार्मिक बनाया, इनमें से कोई नहीं। तो स्वतः देश जगाने से आश्रय है, परतंत्र देश को स्वतंत्रता की प्रेरणा दी, यानी कि लोगों के अंदर वो जोश भरा कि वो इस देश को आजाद कराने के लिए आगे आए। नेक्स्ट है मिट्टी के पुतलों से क्या तात्पर्य है। अब यहाँ पर लिया है मिट्टी के पुतले, तो इससे क्या मतलब लिया गया है। मूर्ख व्यक्तियों से, सामान्य सैनिकों से, सीधे सरल सामान्य लोगों से, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ मिट्टी के पुतलों से तात्पर्य है सीधे सरल सामान्य लोगों से, यानी कि उन सभी लोगों को प्रेरित किया, यानी कि हमें बोले जो आम जनता होती है उसके बारे में बात करी जा रही है, उसके लिए बोला गया है मिट्टी के पुतलों। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 से। प्रश्न संख्या 3 से हमारे शुरू हो रहे हैं व्याकरण आधारित प्रश्न। इन पर अब सबसे पहला जो आ रहा है वो है निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं। तो हमारे सामने प्रश्न संख्या 3 में 5 प्रश्न रखे गए हैं। किस पे आधारित है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद में। इसमें से हमें सिर्फ 4 प्रश्न करने हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा 4 मार्क्स का है, यानी कि 1 मार्क्स ईच है। तो पहला प्रश्न है अपराधी होने के कारण उसे सजा दी गई। ये हमारा एक वाक्य है, ये एक सरल वाक्य हमें दिख रहा है, संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। सरल वाक्य है, इसे हमें किसमें तब्दील करना है, संयुक्त वाक्य में। तीन क्या 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं क्या है। वह अपराधी था इसलिए उसे सजा मिली। जब वह अपराधी था तब उसे सजा दी गई। जो अपराधी होता है उसे सजा दी जाती है। तो अब हमारे पास ये 3 ऑप्शन है। तो 3 में से हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास में जो पहला का ऑप्शन है वो हमको सही लग रहा है, वह अपराधी था। पहला सेंटेंस पूर्ण है, इसलिए हमारा क्या है, समानाधिकरण अव्यय लग रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पहला संयुक्त वाक्य में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं, उसने कहा कि वह बाजार अवश्य जाएगा। वाक्य का प्रकार बताइए। उसने कहा बाजार अवश्य जाएगा, तो क्या उसने कहा कि वह बाजार अवश्य जाएगा। तो यहाँ पर उसने कहा कि, तो उससे हमें सीधे समझ में आ रहा है कि ये एक मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो सही क्या हुआ, ये खा है, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट आते हैं, मजदूर मेहनत करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता। सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। मजदूर मेहनत करता है लेकिन उसे नहीं, ये एक संयुक्त वाक्य है, इसे हमें तब्दील किसमें करना है, सरल वाक्य में। ऑप्शन दिए हैं, चूज करते हैं। मजदूर को उसकी मेहनत का लाभ नहीं मिलता, सही लग रहा है, तब भी आगे बढ़ते हैं। जब मजदूर मेहनत करता है तब उसको लाभ नहीं मिलता, ये एक मिश्र वाक्य है। मजदूर मेहनत करते हैं किंतु उन्हें लाभ नहीं मिलता, ये एक क्या है, संयुक्त वाक्य आ रहा है। तो सही हमें क्या लग रहा है, वो है का, मजदूर को उसकी मेहनत का लाभ नहीं मिलता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य को छांटिए। अब हमारे पास ऑप्शन दिए, इसमें हमें मिश्र वाक्य देखना है। कोई ऐसा गीत गाओ जिससे देश प्रेम की भावना हो। क्या, कोई ऐसा गीत गाओ जिसमें देश प्रेम की भावना हो, सही लग रहा है, तब भी आगे बढ़ रहे हैं। देश प्रेम की भावना वाला कोई गीत गाओ, ये एक सरल वाक्य है। देश प्रेम जिसमें हो वो वाला गीत गाओ, तो अब ये एक संयुक्त वाक्य में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर सही हमारा क्या हुआ, का। कोई ऐसा गीत गाओ जिसमें देश प्रेम की भावना हो, ये एकदम सही मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट आते हैं, नितिन जानता है कि पास होना कठिन है। रेखांकित भाग में उपवाक्य होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं किसके बारे में बात हो रही है, नितिन जानता है कि। तो यहाँ पर नितिन, एक तो सबसे पहली बात ये है कि ये प्रधान उपवाक्य है हमारा। अब ये हमारा क्या कहते हैं, ये कौन सा वाक्य होगा, पास होना, सॉरी, नितिन जानता है कि पास होना कठिन है। अंडरलाइन वर्ड है नितिन जानता है कि, तो सिंपल ये हमको समझ में आ रहा है कि ये एक प्रधान उपवाक्य है। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पास होना कठिन है, अगर इस पे अंडरलाइन होता तो हम क्या कहते, ये एक संज्ञा उपवाक्य होता। क्योंकि यहाँ नितिन के बारे में बात हो रही है इसलिए ये एक प्रधान उपवाक्य है। ध्यान रखना कि के बाद वाले जो सेंटेंस आते हैं वो आश्रित उपवाक्य रहेगा, उसका भेद हम बोल सकते हैं कि वो संज्ञा उपवाक्य। लेकिन यहाँ पर मेन बात क्या हो रही है, वो है नितिन, इसलिए हमारा सही क्या है, नितिन जानता है कि ये प्रधान उपवाक्य है। नेक्स्ट आते हैं, अब हमारे पास आ गया प्रश्न संख्या 4। इसमें हमसे वाच्य आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से हमें 4 प्रश्न करने हैं। सब
1 मार्क्स ईच है, यानी कि टोटल 4 मार्क्स का हमारा ये प्रश्न रहेगा। देखिए क्या है पहला प्रश्न, रोगी उठ नहीं सका, भाववाच्य में परिवर्तित कीजिए। अब इसे हमें भाववाच्य में परिवर्तित करना है, तो कैसे लिखेंगे? रोगी से उठा नहीं जाता, रोगी से उठा नहीं जा रहा है, रोगी के द्वारा उठा नहीं जाता। तो सही ऑप्शन अगर हम इसमें देखेंगे भाववाच्य का, तो वो है हमारा का, रोगी से उठा नहीं जाता। नेक्स्ट आते हैं, ये कविता किसने लिखी? कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। ये कविता किसने लिखी? सीधे सीधे हमें ये समझ में आ रहा है कि एक कर्तवाच्य है। अब इसे बदलना किसमें है? हमें कर्मवाच्य में। ऑप्शन दिया, ये कविता किसके द्वारा लिखी गई? ये कविता को लिखने वाला कौन है? इस कविता को किसके द्वारा लिखा गया है? तो सही ऑप्शन अगर आप देखोगे इन तीनों में, तो वो है हमारा का, यह कविता किसके द्वारा लिखी गई। देखिए यहां पर हम बोलेंगे ये भी सेंटेंस आपका कर्मवाच्य में आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट जो सही हमारा तब्दील हो रहा है वो यही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में कर्तवाच्य वाला वाक्य छाटिए। अब हमारे पास जो वाक्य दिया है उसमें हमें बताना है कर्तवाच्य कौन सा है। शिकारियों ने शिकार किया, ये हमें सही लग रहा है, लेकिन तभी आगे बढ़ते हैं। शिकारियों द्वारा शिकार किया गया, ये एक कर्मवाच्य है। फिर है शिकारी शिकार करते हैं, तो लेकिन ये भी सही नहीं है। तो सही अगर हम देखेंगे तो हमको ये लग रहा है का, शिकारियों ने शिकार किया, ये एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वाक्य नहीं है? भाववाच्य वाला वाक्य नहीं है, हमें बताना है। देखिए क्या है, चलो अब सोया जाए। फिर उसके बाद है, कछुए से दौड़ा नहीं जाता, खिलाड़ी से दौड़ा नहीं गया, फिर है आइए कहीं चले। तो यहां पर हम आपको देखेंगे तो ये वाक्य यानी कि घा वाला, क्रिया से आप इसको पहचान लेंगे, चलें। यहां पर आइए कहीं चलें, तो ये क्रिया हमें ये बता रही है कि ये एक कर्तवाच्य है, बाकी सभी हमारे भाववाच्य। तो सही ऑप्शन जो भाववाच्य नहीं है वो है घा। नेक्स्ट है, मैंने देखा था, वाच्य का प्रकार बताइए। मैंने देखा था, सिंपल क्या है, मैंने देखा था। आपको सीधे है कि यहां पर कर्ता द्वारा कोई चीज देखी जा रही है, तो सिंपल क्या है, वो एक कर्तवाच्य होगा। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। यहां पर पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से हमें सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये भी हमारा 4 मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स ईच। क्या आ रहा है? पहला, हमारी बेपढ़ी लिखी माँ यहाँ रहती है। अंडरलाइन वर्ड है बेपढ़ी लिखी। अब यहाँ पर बेपढ़ी लिखी किसके बारे में बता रहा है? माँ के बारे में बता रहा है। तो माँ क्या है? संज्ञा। संज्ञा के बारे में जो चीजें बताई जाती हैं वो विशेषण होती हैं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है क्या है, गुण बताए जा रहे। तो ये क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। इसके अलावा जो ऑप्शन है उन्हें कट कर दो। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं गुणवाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, तो ये दोनों ऑप्शंस हमने कट कर दिए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। बेपढ़ी, अब कोई भी विशेषण शब्द होगा उसका लिंग हमेशा जिसके बारे में जो भी हमारा विशेष है उसी पर डिसाइडेड रहता है। तो माँ स्त्रीलिंग है, तो ये हमारे विशेषण भी क्या रहेंगे? स्त्रीलिंग रहेंगे, दोनों स्त्रीलिंग है। हमारी बेपढ़ी लिखी माँ यहाँ रहती है, तो यहाँ पर एक वचन है कि बहुवचन है? जाहिर सी बात है ये एक वचन है, तो ये सही है और ये गलत है। यहाँ पर सिर्फ एक माँ के बारे में बात हो रही है, तो का हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आज तक मैं उससे उभर नहीं पाई हूं। अंडरलाइन वर्ड है आज तक। तो आज तक जो शब्द है वो सीधे सीधे हमें समझ में आ रहा है कि वो एक अव्यय शब्द है। ठीक है, आज तक किससे संबंधित है? उभर नहीं पाने, यानी कि क्रिया से संबंधित है। तो ये क्या हो गया? एक क्रिया विशेषण है। ठीक है, इसके अलावा जो ऑप्शन है उसे आप कट कर दो। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कालवाचक विशेषण, रीतिवाचक क्रिया, तो ये हमारा कट हो गया ऑप्शन। ठीक है, अब आज तक क्या होगा? क्या चीज है ये? कालवाचक है, रीतिवाचक है, क्या है? सीधे सीधे हमें समझ में आ रहा है कि आज तक जो है वो एक कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो सीधे सीधे हमें आंसर मिल गया, वो है नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों को पढ़ाया जाना चाहिए। अंडरलाइन वर्ड है स्त्रियों को। स्त्री कौन हो गई? ये एक संज्ञा हो गई। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। इसके अलावा जो ऑप्शन है उन्हें हम कट कर देते हैं। तो भाववाचक है नहीं, तो इसको हमने कट कर दिया। अब हमारे सामने 2 ऑप्शन बचे हैं।
स्त्रियों को, अब को लगा है तो कारक सामने आ गया। कारक कौन सा है? कर्ता ने कर्म को, कौन सा कारक है? कर्म कारक है। चलिए देखते हैं, सीधे सीधे हमने निकाल लिया कर्म कारक, बहुवचन है स्त्रियों, सही। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? का हमारा सही हो गया, बाकी ऑप्शंस गलत हो गए। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पे। मैं सो रहा था। अब सो रहा था कौन सी क्रिया है? सिंपल बताइए, कौन सी क्रिया है? यहां पर ये क्रिया है अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म है ही नहीं, कहीं पर हमें कोई कर्म दिखाई नहीं दे रहा है, तो सिंपल है अकर्मक क्रिया। इसके अलावा आप हटा दीजिए, तो सीधे सीधे ऑप्शन मिल गया अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एकवचन, भूतकाल। सी हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं वह कौन है। अंडरलाइन है वह क्या हुआ? एक सर्वनाम है। वो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन हुआ? वो हुआ अन्य पुरुष। मैं, तुम, वह कौन सा है? अन्य पुरुष। तो हमें पता चल गया। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हम यहाँ पे रख रहे हैं, जैसे हमारा यहाँ पहला दूसरा, इसको हमने यहाँ पर कट कर दिया। ये 2 ऑप्शन हमने पास रखे। अब वह कौन है, वो एक वचन है। जब बहुवचन होता है तो हम वो बोलते हैं, यहाँ पर एक वचन है, तो सही ऑप्शन हमारा क्या आ रहा है? का, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन, ये हमारा सही है। अब आता है हमारे पास प्रश्न संख्या 6, जिसपे हमसे अलंकार पे आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से सिर्फ 4 प्रश्न करने हैं। 4 मार्क्स का है, 1 मार्क्स ईच। शुरू करें। आए महंत बसंत, अलंकार बताओ। अब हमारे पास में क्या है? आए महंत बसंत। अब बसंत क्या है? ये एक ऋतु है, यानी प्रकृति से जुड़ी है। महंत कौन होते हैं? मनुष्य होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रकृति अर्थात जड़ है, उसकी तुलना किससे कर दी? मानव की संभावनाओं से। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? सीधे सीधे मानवीयकरण अलंकार, ये हमारा होगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, मखमल सा झूला पड़ा हाथी सा टीला। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर आप, पहले भी मैंने इसकी सारी चीज़ें बताई हैं, यहाँ पर उपमा करी जा रही है। पहली बात, एक से दूसरे की समानता को व्यक्त किया जा रहा है, और इसको व्यक्त करने के लिए यहाँ पर देखिए सा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मखमल सा झूला, झूला कैसा है? मखमल के समान। और टीला कैसा है? हाथी जैसा। हाथी बड़ा होता है, इतना बड़ा टीला है, बताया गया है। तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या हमको दिखाई दे रहा है? समानता को व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार की पहचान भी हमने आपको बताई है, कुछ शब्दों से ये हमको पता चल जाता है, जैसे सा, सी, से, सम, सरिश, सदृश जैसे शब्द हैं, जिनसे ये पता चलता है कि ये एक उपमा अलंकार है। तो सही यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3, बरसा रहा रवि अनल भूतल तवा सा जल रहा। इसके लिए उपयुक्त अलंकार चुनिए। तो यहाँ पर क्या है? बरसा रहा है रवि अनल, अर्थात रवि अर्थात सूरज जो है वो आग को बरसा रहा है। भूतल तवा सा जल रहा, भूतल अर्थात धरती जो है वो तवे के समान जल रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? फिर से देखिए उपमा अलंकार है। यहाँ समानता, यानी कि पृथ्वी को तवे के समान बताया गया है, और सा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो सीधे सीधे यहाँ पर कौन सा हो गया? उपमा अलंकार। नेक्स्ट आते हैं, काली घटा का घमंड घटा। क्या है? काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे एक ही शब्द 2 बार आया है। यहाँ पर देखिए क्या है? घटा और घटा। तो यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों ही बार इसका अर्थ अलग अलग है। पहला क्या है? काली घटा, अर्थात जो आसमान में काले काले बादल छाते हैं उनके लिए इस्तेमाल पहला घटा किया गया है। दूसरा घटा है क्या है? घमंड घटना, अर्थात घट जाना, यानी कि अब क्या है? जो काले काले बादल थे उनकी तीव्रता कम हो रही है। तो यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आया, दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग था, इसलिए यहाँ पर होगा यमक अलंकार। नेक्स्ट आते हैं, कर का मन का डाल दे मन का फेर। तो यहाँ पर क्या देखिए अब आया है? यहाँ पर कर का मन का, तो यहाँ पर क्या है? मन का, फिर से ये मन का, फिर मन का। तो देख रहे हैं आप, अगर हम ये इसको भी हटा दें, अगर मान लीजिए, तब भी यहाँ पर मन का 2 बार आया है, एक ही जैसा। तो यहाँ पर है कर का मन का, यानी कि हाथ के जो मन का, यानी कि हाथ में जो हम माला फेरते हैं उसको हमें हटाकर हमें लोगों के मन का समझिए, इसीलिए लोगों के मन का फेर है। तो यहाँ पर पहला मन का और दूसरा मन का, यानी एक मन से तात्पर्य है और एक हाथ की भरने वाली मोती की जो माला होती है जो फेरी जाती है उससे तात्पर्य है। यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आया है, दोनों बार अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर होगा यमक अलंकार।
चलिए अब नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे पास अब आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी पाठ्य पुस्तक पर से है। क्या है? निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। अब हमारे पास जो हमारी पुस्तक है क्षितिज, उससे के गद्य खंड से एक गद्यांश रखा गया है, इसको पढ़ना है। इस पर आधारित हमारे दिए गए हैं 5 प्रश्न, हमको उनका उत्तर देना है। क्या है? हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट की ऊंची डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास पठित गद्यांश दिया गया है, ये लखनवी अंदाज पाठ से लिया गया है। तो किस तरीके से खीरे के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि खीरा कैसा होता है। अब आते हैं इस पर आधारित प्रश्न पर। नवाब साहब के खीरा खाने की प्रक्रिया को लेखक ने क्या नाम दिया? उन्होंने क्या नाम दिया है? तृप्ति, इस्तेमाल, एब्स्ट्रैक्ट या ये सभी। तो उन्होंने नाम क्या दिया? वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट तरीका। नेक्स्ट है, नवाब साहब द्वारा डकार लेना क्या दर्शाता है? जब उन्होंने डकार ली, अब खीरा तो खाया नहीं था लेकिन डकार ली, ये क्या दर्शा रहा था? पेट भरना, मन भरना, स्वाद लेना या ये सभी। तो डकार भरना सीधे सीधे ये बता रहा था कि उनका पेट भर गया, लेकिन ये क्या, ये वो जताना चाहते थे। एक्चुअल में उनका पेट नहीं भरा क्योंकि उन्होंने तो खीरा खाया ही नहीं था। तो डकार लेना सिर्फ उनका प्रदर्शन मात्र था कि उनका पेट भर गया है। नवाब साहब ने लेखक की ओर देखकर क्या कहा? क्या बोला था? खीरा लजीज होता है, सुपाच्य नहीं होता, मैदे पर बोझ डालता है, ये सभी। तो उन्होंने क्या बोला था? ये सारी ही चीजें बोली थी, अर्थात खीरा लजीज होता है, सुपाच्य नहीं होता है और मैदे पर बोझ भी डालता है। नेक्स्ट आते हैं, गद्यांश के आधार पर बताइए कि पेट भरे होने के लिए नवाब साहब की ओर से क्या शब्द सुनाई दिया? पेट जब भरा होता है तो क्या शब्द, उन्होंने क्या शब्द सुनाई दिए थे? डकार, लजीज, नामुराद या एब्स्ट्रैक्ट। तो ये बात उन्होंने क्या शब्द था? वो था उनकी डकार। ये पेट भरे होने का संकेत उन्होंने दिया था। नेक्स्ट आते हैं, गद्यांश के आधार पर बताइए कि हम गौर कर रहे थे में हम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हम गौर कर रहे थे, ये इसमें हम किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? पेट भरने के लिए, लेखक के लिए, नवाब साहब के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो हम शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो लेखक के लिए, क्योंकि लेखक खुद बोल रहे हैं और उन्होंने अपने लिए ही हम इस्तेमाल किया है। अब आते हैं, हमारे जो गद्य पाठ हैं उन्हीं में से 2 बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने रखे गए। क्या है? गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुन के दीजिए। तो ये हो गए 2 मार्क्स। खाली 2 प्रश्न हैं तो 2 नंबर के हैं। पहला है, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि नवाब साहब द्वारा बहुत ही यत्न से काटे गए खीरों को सून कर ही खिड़की के बाहर फेंकने से वह अपने किस अंदाज को दिखाना चाह रहे थे? ये सारी प्रक्रिया उन्होंने अपने कौन से अंदाज को दिखाने के लिए करी? वो थी नवाबी, राजाओं, सेवक या ये सभी। तो वो जाहिर सी बात है वो अपने नवाबी अंदाज को उन्होंने दिखाने के लिए करी थी। नेक्स्ट आते हैं, बाल गोविंद भगत का बेटा मानसिक रूप से कैसा था? कमजोर, सशक्त, बलशाली या इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या था? वो कमजोर था, है ना, मानसिक रूप से कमजोर था। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। यहाँ पर हमारी क्षितिज पुस्तक के ही काव्य खंड से एक पद्यांश रखा जाएगा। इस पद्यांश को हमें पढ़ना है और इस पे आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये पद्यांश हम देख ही रहे हैं कि हमारे सूरदास के पद से लिया गया है। शुरू करते हैं पढ़ना। उद्धव तुम तो हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगा में नाही मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देहे न त्यागी। ज्यो जल महातेल की गागिर बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो दृष्टि न रूप पगारी। सूरदास अबला हम बोरी गुड़ चाटी ज्यो पागी।
तो यहाँ पर हमारे पास में ये गद्यांश दिया है कि किस तरीके से वो बता रही हैं कि आप जो है श्री कृष्ण के पास भी रहकर उनके प्रेम रूपी नदी से बिल्कुल आपने उनमें क्या कहते हैं प्रेम पैर डालने की बात, डूबने की बात तो दूर, आपने पैर तक नहीं डाला। आप कैसे हैं, जैसे कि एक कमल का पत्ता होता है जो कभी भी पानी में रहने पे भी गीला नहीं होता। आप एक गागर, तेल भरी गागर के समान है जो इतनी चिकनी होती है कि उसे पानी में भिगो दो तब भी वो गीली नहीं होती है ये बताया। और खुद को क्या बताया है, वो उन चींटियों के समान बताया है जो गुड़ से प्रेम करती है और उसी में चिपक कर अपनी जान दे देती है। तो हम भी जो है चींटी के समान ही हैं, हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त होकर अपनी जान दे सकते हैं। अब इसमें प्रश्न क्या है, काव्यांश के आधार पर बताइए कि बड़भागी किसे कहा गया है। उद्धव, कृष्ण, गोपियां, इनमें। तो बड़भागी का तात्पर्य क्या होता है, भाग्यशाली। अब यहां पर ये गोपियों ने भाग्यशाली किसको बोला है, उद्धव को। नेक्स्ट है, गोपियां कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती हैं। जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं, पत्तों की भांति, अनुभूति की भांति, या इनमें से नहीं। तो पद्यांश में कैसा था, जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं उस प्रकार जो है अब वो प्रेम में श्री कृष्ण के डूबी रहती हैं। नेक्स्ट है, प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से लिया गया, उसके कवि का नाम क्या है। तो जैसे हमने बताया सूरदास जी के पद हैं और ये किसने लिखे हैं, सूरदास जी ने। तो सिंधु हमारा गा है, गा पद सूरदास जी। नेक्स्ट आते हैं, प्रस्तुत काव्यांश में गोपियों ने स्वयं को क्या कहा है, वो अपने आप को क्या कह रही हैं। अबला, भोली, का, खा दोनों या अनुरागी। तो उन्होंने अपने आप को अबला भी बोला है और भोली भी बोला है, तो हम का और खा दोनों लगाएंगे। नेक्स्ट है, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है, किससे वो कर रही हैं, कमल के पत्तों से, तेल की गागर से, काखा दोनों या गुड़ के समान। तो उन्होंने उनको कमल का पत्ता भी बोला है और तेल भरी गागर भी बोला है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, का और खा दोनों ही। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 पे। क्या दिया है, पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित दो बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। अब हमारे जो काव्य खंड के ही प्रश्न हैं, जो चैप्टर दिए हैं उन्हीं में से दो प्रश्न रखेंगे। इन दोनों ही प्रश्नों को हमें करना है, 2 मार्क्स का है। पहला है, पद के आधार पर बताइए कि गोपियों ने योग साधना को किसके लिए व्यर्थ बताया। किसके लिए व्यर्थ बताया है, जिनका मन एकाग्र है, यानी कि वो स्वयं के लिए। तो अगर ये दोनों तरीके से पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा, एक तो स्वयं के लिए व्यर्थ बताया, क्यों, क्योंकि उनका मन एकाग्र है, यानी कि वो सिर्फ और श्री कृष्ण के लिए हैं। तो किसके लिए उन्होंने व्यर्थ बताया, स्वयं के लिए। नेक्स्ट आते हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर बताइए कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई है। लक्ष्मण जी वीर योद्धा की कौन कौन सी विशेषताएं बता रहे हैं, ये हमें ऑप्शंस में देखना है। वीर अपनी वीरता का बखान अपने मुंह से नहीं करते, धैर्यवान व क्रोध रहित होते हैं, अपशब्द नहीं बोलते, या ये सभी। तो यहाँ पर हमने देखा इन जो पूरा हमने ये चैप्टर पढ़ा है उसमें ये सभी योग्यता जो बताई गई हैं एक योद्धा की। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये सभी। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने खंड खा पे। खंड खा में हमसे हमारे वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से प्रश्न आए हैं। क्या हैं, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में देने हैं। शब्द लिमिट हर जगह याद रखिएगा, ठीक है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, हर बार मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर गद्य पाठ पे आधारित आपके पास में 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 3 प्रश्न करने हैं। और ये प्रश्न है हमारा 2 मार्क्स का एक प्रश्न रहेगा, यानी कि प्रश्न संख्या 11 हमारा हो गया 6 मार्क्स। पहला प्रश्न है हमारे पास में, कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता था। नेताजी चश्मा पाठ के आधार पर आपको ये चीज बतानी है। तो यह क्या था, उसे नेताजी की जो मूर्ति थी वो बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती थी। भाई नेताजी की पहचान कैसे है, उनके चश्मे से होती है, और भाई वहाँ उस मूर्ति में चश्मा था नहीं तो उसको अच्छी नहीं लगती थी, तो इसलिए वो बार बार उस मूर्ति में चश्मा लगाता था। और जब अगर कोई ग्राहक उससे उस चश्मे की मांग करता तो वो चश्मा जो मूर्ति पे लगा होता था उतार के दे देता था, उसकी जगह दूसरा चश्मा लगा देता था। तो यहाँ क्या है, कैप्टन को नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए वह अपने पास रखे हुए गिने चुने फ्रेमों में से एक फ्रेम नेताजी को पहना देता था। लेकिन जब किसी ग्राहक को वैसा ही फ्रेम लेना होता जैसा मूर्ति पर लगा हुआ रहता है, तब कैप्टन मूर्ति पर लगा फ्रेम उतार कर ग्राहक को दे देता
और मूर्ति को दूसरा फ्रेम पहना देता था। इसी कारण कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार बदल देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंतु मालूम हुआ जैसे धागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। पंक्ति का आश्रय बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर समझाते हुए बताइए कि गांव वालों को कैसे विदित हुआ अब भगत नहीं रहे। अब क्या था भाई, भगत डेली गाना गाते थे, डेली भजन करते थे। एक दिन सुबह जब भजन की आवाज़ नहीं आई तो लोग गए। अब लोग जब गए तो पता चला कि भगत जी नहीं रहे। अब भगत जी जो है उस गांव की जान थे, अब वो नहीं रहे तो सभी को जैसे लगा कि एक जो धागा था अर्थात बाल गोविंद भगत वो नहीं रहे, तो जैसे मोती का धागा, माला का धागा टूट जाता है और सभी बिखर जाते हैं, उसी तरह अब गांव वाले जो है वो बिखरा हुआ सा महसूस कर रहे थे। तो क्या है, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक का आशय है कि जिस प्रकार माला का धागा टूटने पर उसका प्रत्येक मोती बिखरा हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार संध्या में जब बाल गोविंद अपनी दिनचर्या के अनुरूप भजन गा रहे थे तो उनका प्रत्येक स्वर बिखरा हुआ था, क्योंकि वो खुद बीमार थे। बिखरा हुआ तो प्रतीत होता है, उसमें मधुरता व सुरों की लय का अभाव था, लेकिन फिर भी वे गीत गाए जा रहे थे। भोर के समय जब लोगों ने उनके संगीत का स्वर सुनाई नहीं दिया और जाकर देखने पर मालूम हुआ कि वे अब नहीं रहे, तो वही धागा हुआ टूटा हुआ महसूस गांव वाले भी कर रहे थे, जो शाम को महसूस हो रहा था। तीसरा प्रश्न है, पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए कि लेखिका को अपने बचपन की कौन कौन सी बातें अभी तक याद हैं। अब ये जो पाठ हमारा जो था वो उसमें हमने बताया एक कहानी यह भी, तो उसमें लेखिका को बहुत सारी अपनी बचपन की बातें याद है ना, तो वो आपको यहाँ बतानी है। जैसे लेखिका को अपने बचपन की बातों में एक धुंधली सी याद अपनी सबसे बड़ी बहन के विवाह की है। सबसे बड़ी बहन भाई उनसे काफ़ी बड़ी थी, तो एक वो धुंधली सी याद उनके पास में है। अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला से जुड़ी लगभग हर बात लेखिका को याद है। उसे उनके साथ घर में के बड़े से आंगन में खेले जाने वाले बचपन के सारे खेल, सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टोली तथा कमरे में बैठकर खेले जाने वाले खेल, गुड्डे गुड़िया का विवाह बहुत अच्छी तरह याद है। उसे अपने भाइयों के साथ खेले जाने वाले लड़कों के खेल, गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाना, कांच पीसकर मांझा सूतना आदि भी स्मरण है। तो उनकी जो बड़ी बहन थी वो काफ़ी एज डिफरेंस के कारण उनकी हल्की याद है, लेकिन बाकी जो थे वो उनके आसपास के थे, ये एज के ग्रुप उनके भाई बहन के, तो उनके साथ वो जितने भी खेल खेलती थी वो उनको बखूबी याद थे। चौथा प्रश्न है, कुलसुम की देसी घी की बनी कचौड़ी को खां साहब संगीत में कचौड़ी क्यों कहते थे? काशी के जीवन में उनके आकर्षण और क्या आकर्षण की और क्या वस्तुएं थी, ये सोधारण लिखिए। तो कुलसुम की कचौड़ी तो उनको बहुत ही पसंद थी, काशी के उसके अलावा वो और क्या चीज़ें बहुत पसंद करते थे। कुलसुम के द्वारा कलकलाते देसी घी की कचौड़ी डालते ही छन्न से निकली आवाज़ में खां साहब को आरोह अवरोह के सारे सुर साकार होते दिखाई देते थे। इसी कारण उन्हें संगीत में कचौड़ियाँ कहा करते थे। काशी से मिलने वाली मलाई, बर्फ, जलेबी भी उन्हें विशेष लगता था। तो मलाई और बर्फ जो मिलती थी वो भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय थी। अब आ गए प्रश्न संख्या 12 पे। क्या दिया है? पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर हमें 25 से 30 शब्दों में देने हैं। अब हमारे क्या हो गए? वो आ गए हमारे काव्य खंड के, ठीक है, क्षितिज बुक के ही काव्य खंड के जो चैप्टर हैं उसमें से 4 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से हमें सिर्फ 3 प्रश्नों को करना है और ये हैं हमारे 2 मार्क्स के ईच। तो ये टोटल हमारा प्रश्न संख्या 12 भी हो गया 6 मार्क्स का। याद रखिए 25 से 30 शब्दों में देना है। अब यहाँ पर है, शिशु को बाहरी संसार से मिलाने में माँ की क्या भूमिका होती है? यह दंतुरित मुस्कान से ये क्वेश्चन लिया गया है। भाई एक बच्चा जो है वो माँ से सबसे ज़्यादा परिचित होता है और वो बच्चा माँ ही जो है वो बच्चे को बाहर की दुनिया से अवगत कराती है। क्योंकि भाई देखिए हमारे जो कवि थे वो उस बच्चे के लिए अनजान थे, उनसे परिचय किसने कराया? माँ ने कराया, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ें हमें बतानी है कि किस तरीके से परिचय माँ ने कवि का बच्चे से कराया है। बालक के जीवन में उसकी माँ ही उसकी प्रथम गुरु होती है, जो उसे अन्य सांसारिक वस्तुओं, अपने परायों आदि से परिचित कराती है। यह दंतुरित मुस्कान कविता में बालक कवि से अनजान था, उसे एकटक देखे जा रहा था। बालक को जब उसकी माँ कवि से परिचित करवाती है
तभी वह कवि को देखकर मुस्कुराता है। कविता का यह भाग स्पष्ट करता है कि कवि ही शिशु को बाहरी संसार से परिचित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये पंक्तियां बता रही हैं कि माँ ही जो है वो संसार से शिशु का परिचय कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर बताइए कि लक्ष्मण में साहस और वीरता के साथ विनय का गुण भी होता तो अच्छा होता। देखिए, यहां पर हमने देखा उनके पास साहस था, बहादुरी भी थी, लेकिन विनय नहीं था। ठीक है, अब ये विनय का गुण क्यों नहीं था? क्योंकि भाई परशुराम जी को वो बहुत ही अपशब्द बोल रहे थे, बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बातें उनका व्यंग कर रहे थे। तो अगर वो होता तो भाई वो भी जैसे राम साम सौम्य सभी बहादुर सभी थे, तो राम के बिहेवियर में ये सारी चीज़ें मिलती, मगर गुण में अगर देखा जाए तो लक्ष्मण के अंदर ये गुण मिसिंग था। देखिए क्या है, लक्ष्मण श्री राम के छोटे भाई थे, वह साहसी वीर तथा तेजस्वी थे, परंतु अपने उग्र स्वभाव के कारण वह श्री राम के प्रति ये मुनि परशुराम के क्रोध को सहन नहीं कर पाए, क्योंकि भाई वो भी थोड़े उग्र स्वभाव के थे। कौन? हमारे लक्ष्मण जी भी। उन्होंने परशुराम के अहंकार को चुनौती दे दी। धीरे धीरे बहुत उग्र और असहज हो जाते और सभा में बैठे लोग भी उनके व्यवहार को अनुचित कहने लगे थे। भाई इतने बड़े ऋषिवर को आप ऐसे बोलोगे तो सभी अनुचित कहेंगे। अंततः लक्ष्मण को शांत करने के लिए श्री राम को हस्तक्षेप करना पड़ा। यदि लक्ष्मण में विनय का गुण भी होता तो स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती और परशुराम के साथ उनका विवाद नहीं होता। तो विनय का गुण अगर होता तो इतना जो आर्गुमेंट हुआ, इतना जो परशुराम जी को गुस्सा आया, शायद नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव तुम तो हो अति बड़बागी पद के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि गोपियां स्वयं को उद्धव से किस रूप में अलग मानती हैं। अब इन्होंने बोला क्या भाई, उद्धव आप बड़े भाग्यशाली हैं। तो अब यहाँ पर अगर वो भाग्यशाली है तो गोपियां अपने आप को भाग्यशाली नहीं मानती। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने प्रेम नहीं किया, वो श्री कृष्ण के पास रहे लेकिन उनके प्रेम से अछूते रहे, इसलिए उनको भाग्यशाली बोला। क्यों? क्योंकि गोपियां कह रही हैं भाई हम उनके प्रेम में पड़ गए और आज हम वियोग की स्थिति में हैं, है ना। तो इसलिए उन्होंने उद्धव को बड़भागी अर्थात भाग्यशाली बोला है। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव की तुलना जलमग्न तेल में भरी हुई मटकी व कमल के पत्तों से व स्वयं की तुलना गुड़ में चिपकी हुई चींटी से करती हैं, जिसके द्वारा यह स्पष्ट करना चाहती हैं कि एक और कृष्ण भक्ति में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर हैं, वहीं कृष्ण भक्ति की महिमा से अनभिज्ञ हैं। इसी आधार पर वे स्वयं को उद्धव से अलग मानती हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि भाई उद्धव जो है वो साथ रहकर भी अनभिज्ञ रहे और हम क्या हैं, हम इतने दूर होकर भी उनके प्यार में डूबे हुए हैं। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर उद्धव को बड़भागी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि को अपनी गागर रीति क्यों लगती है? आत्मकथ्य पाठ में भाई उन्होंने बताई गागर रीति, क्योंकि भाई उनके जीवन में ऐसे सुखद पल आए ही नहीं कि वो दूसरों को बता पाते, ना ऐसा उन्होंने कुछ कार्य किया है कि वो दूसरे उनसे प्रेरणा ले सकें। इसीलिए उन्होंने अपनी गागर अर्थात अपने जीवन को सुख के प्रणों से खाली बताया है। कवि को अपनी गागर अर्थात जीवन इसलिए रीति यानी सूना या खाली सा लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे जीवन में कोई विशेष उपलब्धि हासिल ना हो सकी, मतलब उसे कुछ खास नहीं मिला है। उसकी पत्नी की असामयिक मृत्यु हो जाने से उसमें जिस सुख की कल्पना की थी वह उसके पास आकर भी मात्र स्वप्न बनकर रह गया। तो उसे लगा कि भाई पत्नी आएगी तो मेरे जीवन में सुख आएगा, वो भी नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ, उसका भाई पास भी आया, स्वप्न भी था, वो भी दूर चला गया था। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 13 में। प्रश्न संख्या 13 में हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका जो है कृतिका भाग 2 उनके अध्याय से प्रश्न पूछे गए। कितने हैं भाई? पाठ्य पुस्तक के पाठों के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में देने। अब ध्यान रखिए यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं। वर्ड लिमिट है 50 to 60 वर्ड। क्वेश्चन यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 4 मार्क्स का है, तो टोटल हमारा यहाँ पर 2 प्रश्न हम करेंगे तो कितने हो गए? 8 मार्क्स का। तो प्रश्न संख्या 13 हो गई हमारी 8 मार्क्स की हो गई। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भोलानाथ की मैया उसको थोड़ा और खिलाने की हट क्यों करती थी? वह उसके बाबूजी को क्या कहती थी? इससे माँ की कौन सी छवि बनती है? भाई कोई भी माँ है वो चाहती कि उसका बच्चा जो है अच्छे से खाए ताकि स्वस्थ रहे, अच्छा रहे।
तो यही चीज़ वो करती थी, बड़े बड़े कौर खिलाती थी। लेकिन बाबूजी छोटे छोटे कौर खिलाते थे, तो बोलते थे भाई खाएगा बड़े बड़े कौर तो रहेगा जीवन में ठौर। तो इस तरीके से वो बोलती थी। तो यहाँ पर माँ की वात्सल्यता, यहाँ का ममतत्व जो है वो निभर कर सामने आता है। भोलानाथ के भरपेट खाना खाने के बाद भी उसकी माँ उसको थोड़ा और खिलाने की हट करती थी। वह उसके बाबूजी को कहती थी, आप तो 4-4 दाने का कौर बच्चे के मुंह में देते जा रहे हो। इससे वह थोड़ा खाने पर ही यह समझ लेता है कि वो बहुत खा चुका है। मतलब वो बड़े बड़े कौर दे दिए माँ, और बाबूजी छोटे छोटे कौर देते हैं, तो उससे लगता है कि भाई तो उसने अगर 4 कौर खाया तो उसे लगता है नहीं मैंने बहुत खा लिया। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए, मतलब पूरा मुंह उसका भर जाए इतना बड़ा कौर उसे देना चाहिए। माँ के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भी भरता है। माँ के ऐसे व्यवहार से स्पष्ट होता है कि वह अपने बच्चे के प्रति अधिक ममतत्व यानी ममता के कारण चाहती है कि वह अधिक से अधिक खाए। मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करती है तो वो चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खाए। वह मानसिक एवं शारीरिक रूप से शक्तिशाली एवं ऊर्जावान बने। इससे माँ का अपनत्व एवं अत्यधिक स्नेह झलकता है। तो ये यहाँ पर ममता के कारण जो खिला रही है, इससे उसका स्नेह और प्यार झलक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों की मान्यताएं प्रकृति के संरक्षण में सहायक होती हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर इस कथन के पक्ष या विपक्ष में अपना मत दीजिए। जो हमारी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, ये कहीं ना कहीं हद तक हमारी प्रकृति के, देखिए हमारे कितने सारे रीति रिवाज त्योहार जो सभी कुछ हैं वो कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़े हुए हैं और प्रकृति के संरक्षण का भी हमें संदेश देते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है पाठ के आधार पर इसके पक्ष या विपक्ष में अंतर देना। अगर आप पक्ष में हैं तो भी आप तर्क सहित उत्तर देंगे और अगर आप विपक्ष में हैं तो भी तर्क सहित उत्तर देंगे। लोगों की परंपराएं या मान्यताएं बहुत हद तक प्रकृति को संरक्षित करने में सहायक है। जैसे हमने बोला ना, हमारे जितने 30 त्योहार हैं कहीं ना कहीं प्रकृति से प्रेरित होते हैं और उसे संरक्षित करने के लिए हमसे बोलते हैं। प्राचीन काल में लोगों का पेड़ों को देवतुल्य समझकर उनकी पूजा करना, नदियों को जीवन उद्धारक समझते हुए उनका संरक्षण करना इसी मान्यताओं को सिद्ध करता है। देखिए हमारे बहुत सारे हैं ना कि भाई वहां जाकर गंगा नदी में स्नान करिए या इस नदी में आप दीपदान करिए, इस पेड़ की पूजा करिए, होता है ना। तो यहाँ हमने प्रकृति को ही देवतुल्य माना है, यानी कि वो देवता है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में खेदुम स्थल की घटना भी इसी तथ्य का समर्थन करती हुई प्रतीत होती है। तो खेदुम क्या है, इसी तथ्य को प्रदर्शित कर रही है। जहां पर उस स्थान को देवी देवताओं का निवास मानकर यह कथा प्रचलित है, खेदुम क्या है, देवी देवताओं का निवास है, वहां गंदगी फैलाने वाले की मृत्यु हो जाती है और इस डर से लोग वहां गंदगी नहीं फैलाते हैं। तो यहाँ पर भी प्रकृति का संरक्षण हुआ कि अगर हमने यहाँ गंदगी फैलाई तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये देवताओं का स्थल है, ये चीज़ ऐसी मान्यता है, तो इसीलिए लोग वहाँ पर गंदगी नहीं फैलाते और पर्यावरण का संरक्षण भी हो जाता है। वर्तमान समय में मनुष्य द्वारा अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए वृक्षों की अंधाधुंध कटाई करने, नदियों के जल को प्रदूषित करने आदि के कारण पर्यावरण में अत्यंत परिवर्तन हुए हैं, जो स्वयं मनुष्य के लिए भी हानिकारक हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि लोगों की परंपराएं प्रकृति को संरक्षित करने में सहायक होती हैं। तो जो हम परंपराओं का पालन करें तो हम काफी हद तक आज भी पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्र से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? तो जैसे कि हमने देखा था कि लेखक को जो है परमाणु विस्फोट में उन्हें बाह्य दबाव और आंतरिक दबाव दोनों ने ही प्रेरित किया था लिखने के लिए। बाह्य दबाव ने प्रेरित किया तो उन्होंने लेख लिखा, आंतरिक दबाव ने जब प्रेरित किया तो उन्होंने कविता लिखी थी। तो यहाँ पर बताना है कि सिर्फ जो आपके ये रचनाकार होते हैं, लेखन से जुड़े रचनाकार होते हैं, उन्हीं के ऊपर ये प्रेशर होता है कि बाकी क्षेत्र के जो कलाकार होते हैं उनमें भी, जैसे इनमें चित्रकार है, शिल्पकार है, क्या उनके ऊपर भी इस तरह का कोई बाहरी दबाव होता है क्या, ये आपको यहाँ बताना है। तो क्या है, बाह्य दबाव लेखन से जुड़े रचनाकारों के अलावा अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं। जैसे अभिनेता अभिनेत्री पर निर्देशक का दबाव रहता है, जो एक्टर एक्ट्रेस रहते हैं उस पर क्या है, आपका जो प्रोड्यूसर होता है उसका दबाव रहता है कि नहीं आपको आज शूट करना ही करना है, नहीं करेंगे तो भाई आज का दिन वेस्ट जाएगा, मनी वेस्ट जाएगा। तो प्रोड्यूसर को इस चीज़ का टेंशन रहता है, तो वो बराबर प्रेशर बनाए रहता है।
ताकि वह अच्छे फिल्म का निर्माण कर सके। गायक गायिकाएं और नर्तक पर आयोजकों तथा श्रोताओं का दबाव रहता है। जो आयोजक होते हैं वो और जो सुनने वाले होते हैं उनका प्रेशर रहता है। चित्रकार पर उनके ग्राहकों का दबाव रहता है कि वह अच्छी चित्र बनाएं, कि जो उनको परचेज करेंगे वो चाहते हैं कि वो अच्छे चित्र बनाकर हमको दें। खिलाड़ियों पर उनके प्रबंधकों और दर्शक का दबाव रहता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हर क्षेत्र का दबाव रहता ही रहता है, सभी पे किसी न किसी हद तक दबाव बना ही रहता। अब नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, वो हमारा क्या है, अनुच्छेद लेखन। यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से हमें सिर्फ एक करना है और ये हमारा रहेगा 6 मार्क्स का। तो ध्यान रखिएगा, जो भी संकेत बिंदु दिए हैं उन्हीं के हिसाब से ही आपको लिखना है। अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अनुच्छेद लेखन करते हैं, मैं इसको आपको कई बार समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो भी टॉपिक है वो आपको एक्सप्लेन करना है, लेकिन किस बेसिस पे, जो आपके नीचे 3 संकेत बिंदु दिए रहते हैं, सिर्फ इसी बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करना होता है। हर बार आपको चीज़ें बता रही हूँ, ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको बराबर आपको करते चलना है। तो सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो है साहित्य का महत्व। साहित्य मतलब हमारा लिटरेचर जितना रहता है। लिटरेचर में ज़रूरी नहीं कि जो हमारे सिलेबस में वही लिटरेचर है, भाई बहुत सारे लेखक हुए, कवि हुए, उन सभी का साहित्य से मतलब जितना हमारा लिटरेचर है उसका क्या इम्पोर्टेंस है ये आपको बतानी है। अब इसमें क्या क्या आप बताएंगे, साहित्य का सामर्थ्य क्या है, देश की वास्तविक स्थिति का सजीव चित्रण। साहित्य हमेशा जिस समय भी लिखा जाता है वो उस स्थिति का वास्तविक चित्रण वहाँ उस काल में लिखे गए सभी साहित्य में हमें मिलेगा। साहित्यकारों द्वारा संस्कृति व सभ्यता को बचाने में योगदान। तो साहित्यकार किस तरीके से हमारी संस्कृति को बचाने में योगदान दे रहे हैं ये आपको बताना है। तो ये 3 संकेत बिंदु हैं जिनके आधार पर आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो देखिए ये कैसे लिखेंगे, साहित्य सोते हुए मनुष्य को भी जागृत करने का सामर्थ्य रखता है। साहित्य कमजोर एवं शोषितों को उत्साहित करने का कार्य करता है। ये साहित्य ही है जिसने कई बार हारी हुई लड़ाइयों को भी जीतने में मदद की है। कहा भी गया है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य देश की वास्तविक स्थिति का सजीव चित्रण करता है, जिससे प्रभावित होकर समाज के जागरूक लोग सामाजिक बुराइयों को पहचान कर उनका कारण समझकर तथा उन्हें मिटाने के तरीके ढूंढकर उन्हें समाप्त कर देते हैं। तो देखिए साहित्य में कितना ज़्यादा सामर्थ्य है कि वो बुराइयों तक को मिटाने में सक्षम है। जिस समय भारतीय संस्कृति और सभ्यता को दुष्प्रभावित करने का षड्यंत्र किया जा रहा था, उस समय कबीरदास, तुलसीदास, भूषण, प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर आदि साहित्यकारों ने जनता को अपनी रचनाओं के माध्यम से शिक्षित एवं संवेदनशील बनाने का कार्य किया। राष्ट्रीयता एवं मानवीय मूल्यों की रक्षा करने में अनेक साहित्यकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो किस तरीके से साहित्यकारों ने इसको बचाने का कार्य किया है हमारी भारतीय संस्कृति को। साहित्यकारों ने अपने राष्ट्रीय एवं नैतिक दायित्व को पहचाना तथा उसी के अनुसार कार्य किया। इस प्रकार कह सकते हैं कि साहित्यकार का सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। समाज में हित की दृष्टि से लिखा गया साहित्य ही श्रेष्ठ साहित्य कहा जाता है। हर चीज लिखी गई हमारी साहित्य के अंदर नहीं होती, लेकिन उसमें भी श्रेष्ठ साहित्य कौन सा होता है, जो समाज के हित को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है आधुनिक जीवन में मोबाइल, यानी कि आजकल का युग है। आजकल के युग में हम सभी के पास मोबाइल है, तो आज के समय में मोबाइल क्या है ये आपको बताना है। अब किन बेसिस पे आप इसको बताएंगे, वर्तमान समय में मोबाइल की महत्ता देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इसका महत्व ये आप बताओगे। मोबाइल फ़ोन द्वारा प्राप्त होने वाली सुविधाएं, उससे हमें क्या क्या जो है सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। फिर मोबाइल फ़ोन से होने वाले नुकसान, हम सभी को बहुत सारे नुकसान पता है इस मोबाइल फ़ोन से होने वाले। तो ये बहुत ही ईजी रहता है इस तरीके के किसी भी अनुच्छेद को लिखना। तो क्या है देखिए, तो जो भी आप 3 में से जो भी आप ऑप्ट करोगे उसको मिडिल टॉप हेडिंग डाल के आप लिखना शुरू कर देंगे। जैसे यहाँ पर है आधुनिक जीवन में मोबाइल, शुरू करते हैं। मोबाइल आज विश्व की क्रांति का वाहक बन गया है। बिना तारों वाला मोबाइल फोन जगह जगह लगे ऊंचे टावरों से तरंगों को ग्रहण करते हुए मनुष्य को दुनिया के प्रत्येक कोने से जोड़े रखता है। करता है कि नहीं, ये सारा काम है। वो आपका जितने भी टावर्स होते हैं उन्हीं से हमारा नेटवर्क लेता है वो।
मोबाइल फोन सेवा प्रदान करने के लिए विभिन्न टेलीफोन कंपनियां अपनी अपनी सेवाएं देती हैं। मोबाइल फोन बात करने, एसएमएस की सुविधा प्रदान करने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के खेल, कैलकुलेटर, फोन बुक की सुविधा, समाचार, चुटकुले, इंटरनेट सेवा आदि भी उपलब्ध कराता है। अनेक मोबाइल फोनों में इंटरनेट की सुविधा भी होती है, जिससे ईमेल भी किया जा सकता है। मोबाइल फोन सुविधाजनक होने के साथ साथ नुकसानदायक भी है। मोबाइल फोन का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह समय असमय बजता ही रहता है। लोग सुरक्षा और शिष्टाचार भूल जाते हैं। बात सही है, हम कभी खाना खा रहे हैं, कभी सो रहे हैं, कुछ हो रहा है, हर समय ये फोन बजता रहता है। कभी कभी तो इरिटेशन हो जाती है, क्या ये पूरा टाइम बजता रहता है। अक्सर लोग गाड़ी चलाते समय भी फोन पर बात करते हैं, जो असुरक्षित ही नहीं बल्कि कानूनन अपराध भी है। तो यहाँ जो ट्रैफिक पुलिस है उसका नियम है कि गाड़ी चलाते समय आप फोन पे बात नहीं करेंगे। तो ये जहाँ तक हमारे लिए खतरनाक है, वहीं ये अपराध भी है। अपराधी एवं असामाजिक तत्व मोबाइल का गलत प्रयोग अनेक प्रकार के अवांछित कार्यों में करते हैं, बहुत तरीके के कार्यों में करते हैं। देखिए आजकल कितने तरीके के क्राइम्स जो है मोबाइल के थ्रू होने लगे हैं। इसके अधिक प्रयोग से कानों व हृदय पर बुरा प्रभाव पड़ता है, अतः इन खतरों से सावधान होना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ हमको इतनी सुविधाएं हैं वहीं इतने ज़्यादा नुकसान भी हैं। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है भारत में बाल मजदूरी की समस्या। भारत में बाल मजदूरी एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पर हमें लिखना है। तो 3 बिंदु कौन कौन से हैं? बाल मजदूरी का अर्थ पहले आपको बताना है कि क्या होती है, फिर है बाल मजदूरी के कारण, इनके क्या क्या कारण है, क्यों कोई बच्चा मजदूरी के ऊपर आ जाता है। तीसरा है बाल मजदूरी को दूर करने के उपाय, इसको हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो वही मिडिल टॉप हेडिंग हम दे देंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। बाल मजदूरी से तात्पर्य ऐसी मजदूरी से जिसके अंतर्गत 5 से 14 वर्ष तक के बच्चे किसी संस्थान में कार्य करते हैं। जिस आयु में उन बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, उस आयु में वे दुकान, रेस्टोरेंट, पटाखे की फैक्ट्री, हीरे तराशने की फैक्ट्री, शीशे का सामान बनाने वाली फैक्ट्री आदि में काम करते हैं। तो क्या हो गया बाल मजदूरी, ये हमने आपको बता दिया। जैसे भारत जैसे विकासशील देश में बाल मजदूरी के अनेक कारण हैं। अशिक्षित व्यक्ति शिक्षा का महत्व न समझ पाने के कारण अपने बच्चों को मजदूरी करने के लिए भेज देते हैं। जनसंख्या वृद्धि बाल मजदूरी का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। निर्धन परिवार के सदस्य पेट भरने के लिए छोटे छोटे बच्चों को काम करने पर भेज देते हैं। जो निर्धन लोग होते हैं वो भी जो है काम करने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि भाई उन्हें खाने को पैसा चाहिए, तो जितने हाथ काम करेंगे उतना पैसा आएगा। भारत में बाल मजदूरी को गंभीरता से नहीं लिए जाने के कारण इसे प्रोत्साहन मिलता है। देश में कार्य कर रही सरकारी, गैर सरकारी और निजी संस्थानों में इस समस्या के प्रति गंभीरता दिखाई नहीं देती है। बाल मजदूरी की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार कड़े कानून बना सकती है। समाज के निर्धन वर्ग को शिक्षा प्रदान करके बाल मजदूरी को प्रतिबिंबित किया जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कर भी बाल मजदूरी को नियंत्रित किया जा सकता है। तो देखिए ये सारे उपाय हैं। फिर ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जो बाल मजदूरी का विरोध करती है या बाल मजदूरी करने वाले बच्चों के लिए शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम चलाती है। तो ऐसी संस्थाएं भी हैं जो इसके लिए अवेयर हैं, तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये हो गए हमारे उपाय, और इसी के साथ हमारा अनुच्छेद 3 अनुच्छेद थे, तीनों खत्म हो गए। अब आ जाते हैं हमारे पास पत्र। 2 पत्र दिए गए हैं प्रश्न संख्या 15 में। इन दोनों ही पत्रों में से कोई एक पत्र हमको करना है। तो देखिए क्या है, और ये हमारा रहेगा 5 मार्क्स का। पहला पत्र हम पढ़ते हैं। पत्र पढ़ने के बाद पहले आप कोई भी पत्र आए पहले आप पढ़ेंगे, फिर आप डिसाइड करेंगे कि ये औपचारिक है कि अनौपचारिक है। अगर औपचारिक है तो उसका फॉर्मेट अलग है, अनौपचारिक है तो उसका फॉर्मेट अलग है। तो दोनों के फॉर्मेट के हिसाब से ही आप इसको करेंगे। तो पहला यहाँ पर आ रहा है, समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद भी अभी तक आपको अपना आधार पहचान पत्र नहीं मिला है। इस समस्या के समाधान हेतु संबंधित अधिकारी को पत्र लिखिए। अब आपको यहाँ पर अब ये ऐसा है कि आपको संबंधित अधिकारी को पत्र लिखना, अब आपको नहीं पता है कि हम किस अधिकारी को पत्र लिखेंगे। तो उस कंडीशन में कभी भी जहाँ पे आपको नहीं पता कि हम किस अधिकारी को लिखेंगे या प्रश्न में नहीं है, तो उसमें सिंपल निदेशक महोदय या अध्यक्ष महोदय इस तरीके से करके आप पत्र को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ निदेशक महोदय, कश्मीरी गेट, दिल्ली, फिर दिनांक, सीधे दिनांक डाल देंगे। वो डालने के बाद आप आ जाएंगे विषय पे, क्योंकि औपचारिक पत्र है तो विषय देना बहुत ज़रूरी होता है। क्या है? आधार पहचान पत्र ना मिलने के संदर्भ में।
अब सम्माननीय शब्दों के साथ शुरू किया हमने, मान्यवर है, महोदय है, इस तरीके से आप शुरू कर देंगे। मैं पुरानी दिल्ली क्षेत्र का निवासी हूं। मैं 3 महीने पूर्व ही संबंधित कार्यालय में आधार पहचान पत्र से जुड़ी सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर चुका हूं, परंतु अभी तक मुझे मेरा आधार कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में मैं कई बार संबंधित कार्यालय के अधिकारियों से बात कर चुका हूं, परंतु उनके द्वारा बार बार आश्वासन दिए जाने के बाद भी मेरी समस्या का हल नहीं हो पाया है। आधार पहचान पत्र समय पर ना मिलने के कारण मुझे और मेरे परिवार को जन कल्याण संबंधी कई सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। तो पहचान पत्र हमें नहीं मिला है, तो इससे हमें बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो इसीलिए जब आप दिक्कत बताएंगे तभी तो संबंधित अधिकारी आपका काम जल्दी करेगा। तो ये आपने बता दिया कि कई हमको परेशानियां हो रही हैं। मुझे आधार पहचान पत्र की अत्यंत आवश्यकता है, अतः आपसे निवेदन है कि स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मुझे मेरा आधार पहचान पत्र शीघ्रता से दिलाने का कष्ट करें। तो आपने स्थिति की गंभीरता, भाई देखिए, हमारे पास अगर हमारा आधार कार्ड नंबर नहीं होता है तो हमें बहुत जगह फेस करना। हम कहीं ट्रैवल करने तक में परेशान, हम ट्रैवल जाएंगे तो हम होटल में एंट्री नहीं ले सकते। हम अगर कोई सरकारी काम करना चाहते हैं तो हम नहीं कर पाते, क्योंकि हर जगह हमारा पहचान पत्र मांगा जाता है। तो इसलिए आपको ये होना बहुत ज़रूरी है। नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आपने पत्र लिखा है। अब पत्र में ये आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि ये पहचान पत्र हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, तभी वो अधिकारी आपको वो पत्र रिलीज़ करेगा। तो आपने ये बता दिया कि कितना ज़रूरी है और कृपया करके जल्द से जल्द इसको आप रिलीज़ करने की कृपा करें। फिर आते हैं सर धन्यवाद भवदीय काखा का। तो 2 चीज़ें आपको मैं हमेशा हर बार पत्र में बताती हूँ। डेट वही पड़ेगी जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हो, यानी कि अगर आप इसको एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम पड़ा है डेट वही जाएगी। नीचे आपका नाम जाएगा। नाम सिर्फ एक कंडीशन में नहीं जाएगा, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप अंकित और अंकिता कुछ है तो आपका नाम फिर नहीं जाएगा, अंकित या अंकिता ही आप करके नाम लिखेंगे। तो बस ये 2 कंडीशन मस्ट होती हैं। कभी भी काखा गा आबा सा या जगह के नाम में XYZ कभी कुछ नहीं लिखिए। आप इमेजिनेशन कोई भी नाम डाल दीजिए, लेकिन जैसे कोई एड्रेस हमें देना होता है तो उस जगह आप अपना एड्रेस नहीं देना चाहते तो कोई भी आप इमेजिनेटिव एड्रेस बना के आप डाल दो, लेकिन कभी भी काखागा नगर पाफाबा शहर कभी ऐसा नहीं डालना। हमेशा शहर का नाम, जगह का नाम आपको डालना ही डालना है। नाम आप अपना ही डालोगे। देखो यहाँ पे हम क्यों बोल रहे हैं आप अपना नाम डालोगे, किसी और का नाम नहीं डालोगे, क्योंकि आपके पेपर पे आपका नाम रहता है। उस कंडीशन में आपको अपना ही नाम डालना पड़ता है। ये कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत माइनर सी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये आपकी समझ को प्रकट करेगा एग्जामिनर के सामने। जो कॉपी चेकर होता है वो आपके इस चीज़ को माइन्यूटली चेक करता है कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप जब कर दोगे ना तो एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा आपकी कॉपी को देखकर। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास में जो पत्र है वो है, आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे की शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है। नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके उसे पत्र द्वारा समझाइए। अब यहाँ पर आप अपनी बहन को बताएंगे तो ये कौन सा पत्र हो गया? अनौपचारिक पत्र। जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले जब हम पत्र लिख रहे हैं तो अपना एड्रेस हम सबसे ऊपर देते हैं। तो यहाँ हमने दे दिया कंकड़बाग पटना, दिनांक 5 अप्रैल 2000। फिर नीचे से, अब ये चूंकि अनौपचारिक पत्र है तो विषय तो रहेगा नहीं, यहाँ से फिर हम क्या शुरू करेंगे? प्रिय बहन, क्या है? मुझे अत्यधिक प्रशंसा है कि तुम अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कस्बे से बाहर एक बड़े नगर गई हो। आशा है तुम अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दोगी, किंतु तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहती हूँ। तुम एक छोटे कस्बे से निकलकर बड़े शहर में गई हो, वहाँ तुम्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे वहाँ के नए माहौल, वातावरण के अनुरूप स्वयं को ढालना, अध्यापकों आदि से बातचीत कर पाने की समस्या, मित्र व सहपाठियों से बातचीत ना कर पाने की समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, खाने पीने से संबंधित समस्याएं आदि। देखो, जब हम कहीं नई जगह जाते हैं तो हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम एकदम से नई जगह के लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं, किंतु तुम सदैव इस बात पर ध्यान देना कि यदि हमें असफलता प्राप्त करनी है तो हमें अनेक छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम अगर कहीं पे भी जाते हैं तो हमारे लिए माहौल बदल जाता है, तो उसमें एडजस्टमेंट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अगर दूसरी जगह गए हैं तो जाहिर सी बात है अपने किसी
ज़रूरी काम के लिए गए, पढ़ने के लिए गए हैं, नौकरी के लिए गए हैं, तो हम कुछ बनना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं। तो ये छोटी बड़ी समस्याओं से हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इन समस्याओं को दरकिनार कर हमें आगे बढ़ना है। अभी वह नगर तुम्हारे लिए नया है, तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता होगा क्योंकि तुम्हारे सहपाठी, तुम्हारे अध्यापक सब नए हैं, किंतु तुम अपने अध्यापकों के विषय आधारित मुद्दों पर चर्चा करो, अपने सहपाठियों से परीक्षा संबंधी विषयों पर चर्चा करो, जिससे तुम अध्यापकों व सहपाठी दोनों से ही मधुर संबंध बनाने में सफल होगी। तो अब ये यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको हमें अगर ध्यान नहीं देना है तो हम जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं वहाँ के लोगों के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेंगे। आशा करती हूँ तुम्हें मेरी ये बातें समझ में आई होंगी। तुम अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ और सफलता प्राप्त करो। तुम्हारी बहन। नीचे आप अपना नाम लिख दीजिए। अगर आप भाई लड़के हैं तो तुम्हारा भाई करके आप नीचे लिख के अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गए दोनों पत्र। अब आ जाते हैं हम, क्या है हमारे पास में, एक स्ववृत्त लेखन हमें करना है। इसको ध्यान देंगे, ये स्ववृत्त लेखन आवेदन के साथ है। आवेदन पत्र यानी कि एप्लीकेशन है और साथ में स्ववृत्त भी है, दोनों ही हमने यहाँ पर बताए हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षा निदेशालय में शिक्षा अधिकारी को प्राथमिक शिक्षा पद के लिए आवेदन पत्र प्रेषित करते हुए स्ववृत्त लेखन लिखिए। तो आवेदन पत्र के साथ हमें स्ववृत्त देना है। ये हमारा रहेगा 5 मार्क्स का। तो सबसे पहले आवेदन पत्र एज एप्लीकेशन रहती है, तो जैसे हम औपचारिक पत्र लिखते हैं वैसे ही शुरू करेंगे। सेवा में शिक्षा अधिकारी, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। विषय दे देंगे प्राथमिक शिक्षा पद के लिए आवेदन। अब आप यहाँ कहोगे कि मैम हमने डेट नहीं दी, तो डेट जो है जब हम यहाँ पर स्ववृत्त के साथ दे रहे हैं तो यहाँ पर डेट हम सबसे नीचे देंगे। अब आते हैं महोदय, उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट से ज्ञात हुआ कि विज्ञापन संख्या 29 से के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। इस पद हेतु मैं अपना आवेदन पत्र आपकी सेवा में प्रेषित कर रहा हूं। इसके साथ मेरा स्ववृत्त निम्नलिखित है। तो ये इतना जरा सा आवेदन था। अब देखिए यहाँ पर आवेदन पत्र में नीचे जो चीजें रहती हैं वो हम कहाँ लेके जाएंगे, सबसे नीचे स्ववृत्त के पास में। तो उस कंडीशन में हमारी डेट वहां नीचे चली जाएगी। ठीक है, अब सीधे हम स्ववृत्त पे आ जाते हैं। तो स्ववृत्त में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम देंगे, अपना नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, फिर जन्म तिथि हम दे देते हैं, वर्तमान पता दे देते हैं, स्थायी पता। अगर दोनों सेम है तो आप वहाँ पे उपयुक्त लिख सकते हो, दोनों अलग अलग है तो दोनों अलग अलग लिखेंगे। फिर आ जाते हैं दूरभाष नंबर होता है, टेलीफोन नंबर, अगर वो आपके पास नहीं है तो ये कॉलम मत लीजिएगा। डायरेक्ट मोबाइल नंबर एंड ईमेल नंबर, सीधे आपका ईमेल एड्रेस, ये आपका जो है स्ववृत्त का सीधे सीधे फर्स्ट फॉर्मेट रहेगा जहाँ पे आप अपना क्या कहते हैं थोड़ा सा परिचय दे रहे हैं। फिर उसके बाद आपकी शैक्षिक योग्यताएं, जिसे आप हमेशा तालिका बनाकर ही देंगे, यानी कि इस तरीके से आप ड्राफ्ट बनाकर जो है पूरा तालिका बनाएंगे और तब आप इसको प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता में हम शुरू करते हैं 10th क्लास से। ठीक है, 10th, 12th, देन आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या उसके बाद कोई और डिग्री है तो वो भी आप यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 10th से शुरू किया। 1998 में आपने 10th किया है। केंद्रीय विद्यालय से, CBSE बोर्ड है। आपके विषय रहे अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। आपने प्रथम श्रेणी में इसे उत्तीर्ण किया है, 95% आपके नंबर आए हैं। फिर आते हैं 12वीं में, सन आपने 2000 में किया, केंद्रीय विद्यालय, CBSE बोर्ड। आपके विषय रहे अंग्रेजी, हिंदी, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र। प्रथम 96% आपके मार्क्स रहे। फिर आते हैं, आपने उसके बाद किया स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन, कला से किया यानी कि आर्ट साइड, BA किया है भारतीय डिग्री कॉलेज लखीमपुर से, कानपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है वो। फिर आते हैं हम, हिंदी, अंग्रेजी, राजनीतिक शास्त्र आपने किया है, प्रथम रहे, आपके 86% मार्क्स आए। फिर आते हैं शिक्षा में स्नातक यानी कि B.Ed कर लिया। BA के बाद आपने क्या किया, B.Ed किया, जो किया आपने सन 2004 में। YD कॉलेज कानपुर से, कानपुर विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड है ये। फिर है ये शिक्षण विषय हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान। तो आप जिन विषय में आपने B.Ed किया है वो कौन से विषय, हिंदी और सामाजिक विज्ञान में। ये आपने प्रथम स्टडी में प्राप्त किया और 87% मार्क्स आए आपके। उसके बाद आपने उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा प्राथमिक स्तर पर प्राप्त करी। ये जो है एजुकेशन से रिलेटेड जो शिक्षा रहती है वो आपने करी है 2011 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से।
फिर आप ये किसी भी क्या कहते हैं बोर्ड या यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड नहीं रहता, ये सरकार द्वारा किया जाता है। फिर है बाल मनोविज्ञान से है, हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण और गणित से है, प्रथम है और 85% मार्क्स आए हैं। तो ये हमारी शैक्षणिक योग्यता हो गई। अब इसके बाद हम क्या देते हैं, अन्य संबंधित योग्यताएं। इसके अलावा ये तो शैक्षणिक योग्यताएं थी, इसके अलावा भी आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती है, उन्हें मेंशन करिए। कंप्यूटर का व्यवहारिक ज्ञान, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा में टाइपिंग, पढ़ाने हेतु प्रेजेंटेशन निर्माण और वीडियो एडिटिंग, कैमरा संचालन आदि का ज्ञान है। फिर है ऑनलाइन शिक्षण का अनुभव है, 2 वर्ष का शिक्षण अनुभव है। तो ये आपके पास आपका एक्सपीरियंस जो रहा वो आ गया। फिर आते हैं आपकी उपलब्धियां। आपने बहुत सारी चीज़ें कहीं, आपने कुछ पुरस्कार प्राप्त किए हैं, कुछ किए हैं, उनको आप देंगे। कविता लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता में अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। विद्यालय की बास्केटबॉल टीम के आप कैप्टन भी रहे हैं। फिर है गैर शिक्षण गतिविधियां, जो आपने शिक्षा से अलग जो आपने गतिविधियां आपकी रही हैं वो क्या है, पर्यटन का शौक है, आपको घूमने का बहुत शौक है। फिर है सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना, सामाजिक गतिविधियों में क्या भाग लिया है, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे कहीं पे कुछ और क्या कहते हैं, कुछ कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो उसका आप हमेशा पार्ट रहते हो, तो इस तरीके से आप सामाजिक गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं। फिर आते हैं प्रतिष्ठित व्यक्तियों का विवरण जो उम्मीदवार की योग्यता एवं क्षमताओं से परिचित हो। तो आपको ऐसे कुछ व्यक्तियों का परिचय देना पड़ता है कि जिससे आपके बारे में वेरिफिकेशन किया जा सके कि ये व्यक्ति कैसा है। तो वो क्या, कौन कौन है, श्री रामास्वामी जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर में है। फिर डॉक्टर राजेंद्र कुमार प्रोफेसर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में है। इन 2 लोगों से आप हमारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर नीचे दिनांक दे देंगे, ठीक है, हमने बोला था नीचे आएगा तो आपने दिनांक दिया। स्थान आपका प्रयागराज है, हस्ताक्षर करके आप नीचे अपना नाम लिख देंगे। जो आपका नाम है वो आप यहाँ पर नीचे दे देंगे, हस्ताक्षर की जगह आप अपना नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अथवा करके नेक्स्ट। तो हमारा यहाँ पर आवेदन पत्र और स्ववृत्त हमने कर दिया। अब हमारे पास आ रहा है एक ईमेल। स्ववृत्त या ईमेल में से दोनों में से कोई भी एक चीज़ करनी है जो आपका 5 मार्क्स का रहेगा। अब यहाँ पे ईमेल क्या लिखना है, व्यापारिक संस्थान से पुस्तक मंगवाने के लिए एक ईमेल हिंदी में लिखना है। अब आप एक संस्थान से कुछ बुक्स मंगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ईमेल लिखना है। तो इसमें सबसे पहले आप प्रेषक यानी कि फ्रॉम कौन है, अब आप भेज रहे हो तो आप अपना एड्रेस दे दोगे, ईमेल एड्रेस। फिर जिसको भेज रहे हो तो यहाँ पर क्या है, colorpublication@mail.com, तो जो भी उनका एड्रेस है आप वो एड्रेस दोगे। फिर उसके बाद विषय। अब यहाँ से पूरा औपचारिक पत्र का फॉर्मेट शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हमने विषय दिया किस लिए, पुस्तक मंगवाने हेतु। तो देखिए पुस्तकें मंगवाने हेतु। फिर आप यहाँ से शुरू करेंगे, प्रकाशक महोदय, निवेदन है कि हिंदी भाषा तरंग कक्षा 6वीं व 8वीं पुस्तक की 700 प्रतियों की आवश्यकता है, अतः हमारे संस्थान में पुस्तकों को भेजने की कृपा करें। पुस्तकों के पूरे मूल्य की कीमत गूगल पे के माध्यम से अदा कर दी गई है, जिसकी संलग्न रसीद इस मेल के साथ है। अब यहाँ पर भवदीय और नीचे अपना नाम, सिंपल। तो इसमें डेट आप बोलोगे नहीं पड़ती है, डेट आप चाहो तो अपने नाम के नीचे डाल सकते हो, वैसे ये कंपलसरी नहीं है। क्यों, क्योंकि जब हम ईमेल लिखते हैं तो उस कंडीशन में ऑटोमेटिकली डेट वाइज ही जनरेट होता है वो, तो उसमें हमें कोई कंपलसरी नहीं रहता कि हम डेट दें, क्योंकि जो भी व्यक्ति के पास पहुंचेगा वो डेट और टाइम के साथ ही पहुंचता है। अब आ गए प्रश्न संख्या 17 में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब हमारे पास एक विज्ञापन और एक संदेश, इन दोनों में से कोई आपको एक चीज करनी है जो आपका रहेगा 4 मार्क्स का। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है विज्ञापन। क्या है विज्ञापन, नगर में आयोजित होने वाली भारत की सांस्कृतिक एकता प्रदर्शनी को देखने के लिए लोगों को आमंत्रित करते हुए 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। तो भारत की संस्कृति प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी लगी है, उसके लिए आपको विज्ञापन रेडी करना है। तो सबसे पहले विज्ञापन तैयार करने का जो रहता है वो है, सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बॉक्स देंगे। तो हमने एक रेक्टेंगल बॉक्स दिया। आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप ड्राइंग कर सकते हो, नहीं है तो थोड़ा बहुत तो आपको ड्राइंग करनी ही करनी पड़ेगी, तो उसकी प्रैक्टिस आप करते रहिए। फिर उसके बाद कहाँ से, भारत का दिल दिल्ली में अभिनव गुप्त प्रस्तुत करता है भारत की सांस्कृतिक एकता प्रदर्शनी, ठीक है। फिर क्या है, कब, अब ये कब हो रही है, कौन सा स्थान है, कितने समय है, सभी कुछ। दिनांक 10 फरवरी से 14 फरवरी 2000 तक है। स्थान है समुदाय भवन सिविल लाइंस दिल्ली में। समय है प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक। तो ये प्रदर्शनी की हमने
डेट दे दी, जगह दे दी और समय दे दिया। अब क्या है इसके मुख्य आकर्षण, इस प्रदर्शनी में क्या चीज़ें खास हैं ये आपको बतानी पड़ेंगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, कवि सम्मेलन होगा, नृत्य व गीत प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, भारत के विभिन्न राज्यों की संस्कृति को जानने का अवसर मिलेगा, राज्य विशेष के स्वादिष्ट व्यंजन भी मिलेंगे। तो हर क्षेत्र से रिलेटेड जो मेन हर राज्य की अपनी पहचान होती है वो हमें यहाँ देखने को मिल जाएगी। नृत्य है, परिधान है, कला है, आपके भोजन है, सभी कुछ हमें यहाँ मिलेगा। अब प्रवेश शुल्क जो है वो 150 रुपये है। तो कुछ हम इस तरीके से देते हैं तो ये बताना पड़ता है कि यहाँ पे कुछ शुल्क लगेगा या निःशुल्क है, कुछ भी आप ऐसे दे सकते हो। अब यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टेलीफोन। इसमें हम एड्रेस चूंकि ऊपर दे चुके हैं तो नीचे एड्रेस की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, फ़ोन नंबर हम ज़रूर दे सकते हैं कि कुछ और जानकारी प्राप्त करनी है या कुछ लोगों को कभी कभी स्टॉल्स लगाने होते हैं तो उस कंडीशन में हमें नीचे मोबाइल नंबर देना पड़ता है। अब आ जाते हैं हम अपने अथवा करके संदेश पे। संदेश क्या है? हिंदी दिवस के अवसर पर शुभकामना संदेश देख लिए। अब हिंदी दिवस हमारा कब होता है? 14 फरवरी को। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हिंदी दिवस की शुभकामना हेतु संदेश। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। तो ये हमने एक लाइन दे दी। आपको जो भी अगर लाइन नहीं भी आ रही है तो आप नहीं लिख सकते हो, कुछ ज़रूरी नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने संदेश दिया, फिर उसके बाद डेट दी और उसके बाद समय दे दिया। आप सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी हमारी संस्कृति की पहचान है तथा राष्ट्रीय चेतना की भाषा है। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान को बनाए रखें तथा हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें ताकि राष्ट्र का गौरव सदैव बना रहे। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा होती है, इसलिए हिंदी का प्रयोग कर भारत की पहचान को बुलंदियों तक पहुंचाएं। अखिलेश शर्मा, हिंदी अध्यक्ष। तो जिसके नाम से इशू था वो हमने नीचे नाम दे दिया और इस संदेश के साथ हमारा पूरा प्रश्न पत्र खत्म हुआ। तो इस तरीके से हमने प्रश्न जो सैंपल पेपर हमारा नंबर 6 था वो कंप्लीट कर लिया है। आप सभी ने अच्छे से उसको करा तो ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए। अभी और सैंपल पेपर बाकी है, हम लेकर आते रहेंगे। आपके एग्ज़ाम तक हम आपकी अच्छे से प्रिपरेशन करा देंगे ताकि आपको कोई परेशानी नहीं आए। और अगर आपको कोई परेशानी आ भी रही है तो मैग्नेट ब्रेन्स है आपके लिए। जैसे कि अब आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स ले आया है बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स लेकर भी आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो ये बुक्स ई बुक्स जो है आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। अब ये बुक्स जो हैं आपके लिए हमने बहुत इजी वे में बनाई है। जैसे हमने आपको बताया कि हम अभी सैम्पल पेपर कर रहे थे तो हमारे पास एक बुक है जिसमें हमारे सिर्फ सैम्पल पेपर्स ही रहेंगे। आप क्या हो गया, हम एनसीईआरटी सोल्यूशन करते हैं तो एक बुक हमारे पास एनसीईआरटी सोल्यूशन है, हमने एमसीक्यूज़ किए हैं तो एक बुक हमारे पास एमसीक्यूज़ की बुक है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी की बुक हमारे पास में रेडी है। इसे प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उसमें एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करिए, सबमिट करिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे हमारा एक टीम मेंबर आपसे इस पुस्तक के लिए आपसे बात करेगा। बस बुक प्राप्त करिए और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। ध्यान रखिए, अभी और भी सैम्पल पेपर है, हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। फिर से मिलेंगे, बाय बाय।